सर आपने चलो एनएलएम वाली वीडियो का लिंक भेजा था, तो वो हाँ, देखनी थी या फ्रिक्शन वाली देखनी थी? देखनी तो दोनों ही थी। और एक रिलेटिव मोशन वाली भी थी ना? हाँ रिलेटिव मोशन वाली, हाँ एक रिलेटिव मोशन वाली भी थी, मतलब 3 थी इसका मतलब। सर यस एनालिसिस दो सर। थी, फ्रिक्शन अलग अलग था। सर एक 2 घंटे 17 मिनट वाली थी, वो पूरी देखी थी मैंने। एक हाँ उससे पहले थी, वो नहीं देखी पूरी। कौन कौन सी देख ली अभी? 2 घंटे 17 मिनट वाली देखी पूरी। नाम क्या था उसका, न्यूटन्स लॉ या फ्रिक्शन? हाँ एनएलएम वाली, एनएलएम की मैंने एनएलएम नाम था उसका। काइनेमेटिक्स P2 एनएल कुछ था। हाँ हाँ ये ओके, काइनेमेटिक्स भी था ना आधे में। बिल्कुल सर। हाँ हाँ हाँ, फ्रिक्शन वाला नहीं देखा। यस सर। नहीं अभी वो नहीं देखा। हम्म, मतलब प्रॉब्लम फिक्शन वाले में एंड के क्वेश्चन में आई है, कुछ क्वेश्चन में इसमें जनरली नहीं आई, थोड़ा बहुत काट लिया। चलो देखो इसमें आएगा तो अब देखते हैं शीट में। हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 चले समझ में आ गया? चलो चलो। यस सर। चलो कहीं भी दिक्कत हो तो बता देना, मैं पीछे की थ्योरी भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, आ गया। आ गया। क्वेश्चन 3, हो गया सर। क्वेश्चन 4, बता दीजिए। यस सर, ये वाला बता दीजिए। बता दे रहा हूँ। मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय ड्रैग फोर्स mg। ओके, ग्रेविटी भी है ना, एक mg है, एक गामा mv स्क्वायर है, इसके पास वेलोसिटी कितनी है, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन आएगा m dv बाई dt माइनस mg माइनस म्यू m v स्क्वायर गामा m v स्क्वायर। ये डिवाइड किया तो dv बाय g प्लस गामा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt। टॉप तक पहुंचना है तो v नॉट से 0, 0 से t। ये tan इनवर्स लिखा है, लिखा है ना? हाँ। तो 1 अपॉन रूट गामा g tan इनवर्स रूट गामा v बाय g इज इक्वल टू t। v नॉट से 0, ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ। यही तो, यस सर। ठीक है, डिफरेंशियल बनानी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, चले चलिए। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। रेजिस्टेंस दे रखा है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन 6। सर इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से नहीं कर सकते थे? नहीं नहीं, एक्सटर्नल इंपल्स है, फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा? हाँ सर, बॉल नहीं तो आया फिक्स है ना, तो उसी से। मोमेंटम कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन ये होता। देखो अभी ये बॉल फिक्स थी और यहां से ये बुलेट जा रही थी, ठीक है, v नॉट से गई और यहाँ v से बाहर निकली, तो ये डिस्टेंस d था। तो f इंटू डी इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं सर। वो क्वेश्चन जो होता वो ये होता कि अगर एक ब्लॉक है और टकराने के बाद ये ब्लॉक दोनों के मूव अंदर कर एम्बेड जाते हो हैं गया और ब्लॉक फ्री है, दोनों। अब ये हाँ, मोमेंटम का क्वेश्चन है। हाँ। समझ गए? यस सर। हाँ यस सर। सर। यहाँ तो ये कुछ फिक्स एक्सटर्नल फोर्स है ना। हाँ चलो सर, अगर क्वेश्चन उसमें नंबर 6। ऐसा आया कि एक वॉल को पेनिट्रेट करने के बाद जा रही है तो वेलोसिटी उसकी कम हो गई, हाँ, तो तब भी सर ये नीचे वाले मेथड से ही करेंगे? अगर अगर ब्लॉक फ्री है, इसी में ब्लॉक फ्री होता और होल करके ये बाहर निकल जाता, तो हाँ। इसकी वेलोसिटी v दी होती, इसकी वेलोसिटी v डैश आती, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता। ठीक है सर। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना ब्लॉक को रोकने वाला कोई। अगर हाँ। ब्लॉक फ्री है तो मोमेंटम लगेगा, अदरवाइज सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम से। ओके सर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर। चले। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 चले सर। या क्वेश्चन नंबर 8, ओके सर। चले हो गया। सर। क्वेश्चन नंबर 9। हो सर गया सर आ गया। 6 वाले में हाँ
बताओ 6 में उसमें हमें चेक करना पड़ेगा क्या पहले कि वो दोनों मूव कर सकते हैं मूव साथ कर में भी या रहा है नहीं? कि नहीं, हो सकता है दोनों रुक जाएं। ये सबसे पहले हाँ। चेक लगाएंगे कि हो सकता है कॉमन मोशन ही ना हो। एक्सेलरेशन देख लेंगे सर, कॉमन 0.2 1 किलोग्राम वो 3 आप एक बार किलोग्राम। बता दीजिए कैसे। तो मूव कराने के लिए 6 न्यूटन चाहिए कम से कम। एफ अगर 6 न्यूटन से बड़ा होगा तो स्लिप करेगा, सिस्टम मानो। 6 की 8 क्यों? और 4 8 होता है 8 होगा। 8। 8 होगा ना? हाँ 8 न्यूटन होगा तो मूव करेगा, नहीं तो नहीं मूव करेगा। तो अगर एफ 8 न्यूटन से कम है तो एक्सीलरेशन 0 है, 8 न्यूटन से बड़ा है तो एक्सीलरेशन कॉमन है। और कितना? F-8 बाय टोटल मास 4। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आगरा होना चाहिए ना? ब्लॉक साथ अब, में लेकिन हमें ये यहाँ स्लिपिंग करानी है तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। तो आप 1 और 3 को सिस्टम मानो, एक्सीलरेशन 2 लो, फोर्स निकाल दो। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 8 न्यूटन, F-8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 आ गया 16। सर हम ये कहेंगे ना कि 8 से लेकर 16 के बीच में वो लोग साथ में चल रहे होंगे, उसके बाद हमने ज्यादा फोर्स किया और तो हाँ स्लिप हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और सर अगर ये फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक में रखा होता तो क्या करते हैं? एक क्वेश्चन है सर, आगे है सर। रुको रुको बता रहा हूँ, चिंता मत। कहाँ गई स्क्रीन मेरी? ओके पॉज्ड है। देखो स्क्रीन तो शेयर्ड है ना? यस सर। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है इनका करने का। जैसे ये ब्लॉक नीचे का है और हम एक ब्लॉक रख रहे हैं ऊपर। सर इसके प्लीज साइज शेयर सर आपने सिम्फी नहीं शेयर किया? ओके शेयर स्क्रीन नहीं है, ठीक है ठीक नहीं है। पॉज्ड अब है, अब है। हाँ अब देखो, अब हम केस क्या देखते हैं। मान लो नीचे फ्रिक्शन 0 होता, नीचे वाले में फ्रिक्शन हमने कर दिया 0, नीचे फ्रिक्शन 0 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन 0 है हर जगह। अगर हर जगह फ्रिक्शन 0 होता तो क्या होता? अब हम फोर्स लगाते तो क्या आंसर आता, नीचे या ऊपर? इंडिपेंडेंटली मूव कर। बिल्कुल, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये अलग मूव कर जाएगा, ऊपर वाला अपनी जगह रखा रहेगा। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर ये पूछा होता कि ये कब स्लिप कर जाएगा, तो ये m1 ये m2, तो नीचे का एक्सीलरेशन F बाय m2, ऊपर का एक्सीलरेशन 0, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन यही है। तो L इक्वल टू हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर से आंसर आ जाएगा। हाँ यस सर। क्लियर? तो ये तो बिल्कुल आसान था। चलो क्लियर, ऐसे ही हाँ दिखना सर। चाहिए था। हाँ यस सर। चलो अब हम क्या करते हैं कि अब हम नीचे फ्रिक्शन लेते हैं, ऊपर नहीं लेते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां म्यू 0 है तो ऊपर वाला हिलना नहीं है, नीचे वाला अकेला हिलेगा। हाँ ये समझ गए? यस सर। हाँ सर। यहां म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो हो सकता है ऊपर वाला तो पक्का नहीं हिलेगा, नीचे वाला हिल सकता है। कब? अगर यहां जो म्यू एन है उससे बड़ा एफ लगा दें। एफ। क्लियर? हाँ यस तो सर। अगर मैं यहां म्यू की वैल्यू, फ्रिक्शन कितना है, तो मास इसका ले लेता हूं 2, ऊपर वाले का मास ले लेता हूं 1। ऊपर वाले मास से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा। 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 फ्रिक्शन ले लेता हूं टोटल 0.3। मास। बिल्कुल बिल्कुल सही, फर्क हाँ। पड़ेगा। फ्रिक्शन मैंने ले लिया नीचे 0.3। अब तो बताओ मूव करेगा कि नहीं? ये मास 1, ये मास 2, फोर्स 7.65 और म्यू की वैल्यू 0.3। मूव करेगा या नहीं? नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्योंकि 9 न्यूटन अवेलेबल है हाँ। और हम लगा रहे हैं कुछ कम, तो 7.6 सिमुलेशन रन करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस। हाँ। देखो नहीं पड़ा। चलो सिमुलेशन वापस से पॉज कर दिए, ठीक है। ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ।
चलो अब अगर मान लो मैं ऊपर भी फ्रिक्शन रखता, अब देखो ये समझने की कोशिश करो कि यहां फ्रिक्शन है या नहीं, फर्क ही नहीं पड़ा कि मोशन तो पहले यहां से हमें जीतना है ना इसको। हाँ ये फील आ रहा है? हाँ। तो इसका नंबर तो तब आएगा जब सिस्टम मूव करना चालू कर देगा, तभी yes तो हम sir, ये चेक लगाएंगे कि यहाँ फ्रिक्शन है कि नहीं। हाँ ये बताओ, हमने अभी ये 1 लिया, मास 2 लिया, म्यू 0.3 लिया, तो हमने कहा यहाँ 9 न्यूटन अवेलेबल है, तो हमने कहा F कम से कम 9 न्यूटन चाहिए। तो F अगर 9 से कम हुआ तो ये हिलेगा ही नहीं। जब 2 किलोग्राम नहीं हिलेगा तो 1 पे तो धक्का ही नहीं लगेगा। yes sir, तो शायद ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अगर ये μ1 है, ये μ2 है, इस पे हमने F लगाया, तो मोशन होने के लिए जरूरी है कि F μ2 m1 प्लस m2g से बड़ा हो। अगर ये बड़ा नहीं हुआ तो μ1 की जरूरत ही नहीं है, दोनों ही रेस्ट पे हैं। हाँ क्लियर? yes sir, क्योंकि जब हमने फ्रिक्शन नहीं दिया था तब भी मूव नहीं कर रहा था, तो फ्रिक्शन देने पे कहां से मूव कर जाएगा? ये झिल गया ना ये मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। चलो, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हमें यहाँ फ्रिक्शन कम से कम 9 न्यूटन चाहिए। अब 9 से अगर मैं ज्यादा दूंगा तो ये भी मूव करेगा और ऊपर वाला भी मूव करेगा, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में शायद मैंने फ्रिक्शन दे रखा है, या नहीं भी दे रखा है। हाँ दे रखा है, ऊपर भी दे देता हूं मैं 0.3। तो अब अगर मैं F की वैल्यू बढ़ा के कितनी ले लूं, 12 न्यूटन कर दूं, तो पक्का मोशन होगी, ये बात तो तय है। yes sir, क्योंकि Yes, 9 sir. से तो ज्यादा ही है ना। कॉमन एक्सीलरेशन कितना आएगा बताओ? फ्रिक्शन 0.3 है ना दोनों के बीच में। हाँ 12 माइनस 9, 3/3 1 का आएगा। हाँ 1 आएगा। तो इसका मतलब अकेले 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पे फ्रिक्शन पक्का आगे आएगा, आगे हाँ 2 वाले पे फ्रिक्शन पीछे आएगा, 12 इधर आएगा। क्लियर? और 1 के हिसाब से फ्रिक्शन की वैल्यू पक्का 3 है, सॉरी 1 है, 1 न्यूटन है। अवेलेबल कितना है हमारे पास? 3 न्यूटन। मतलब मोशन हो जाएगी और दोनों एक साथ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये ऐसे बिहेव करेंगे मानो ये चिपके हुए हो। देखो देखा? yes sir, और अगर फ्री बॉडी डायग्राम भी देखें, देखो 1 न्यूटन के करीबन है, शायद जी की वैल्यू 9.8 है ना? तो थोड़ा बहुत अपने कैलकुलेशन में अंतर आएगा, समझ गया ना? हाँ तो फ्रिक्शन रफली 1 न्यूटन है, इस पे ऊपर वाले पे आगे लग रहा है। तो अब अगर मैं ये फोर्स बढ़ाते जाऊं, इसको बढ़ाऊंगा तो ये फ्रिक्शन बढ़ेगा, कभी ना कभी तो इसकी ऐसी लिमिट आएगी। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3 न्यूटन। और 3 न्यूटन पे एक्सीलरेशन कितना आएगा? 3 का। तो यही कॉमन एक्सीलरेशन है। और यहां कितना था? 9। तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? कितना आया फोर्स? 15 आएगा। तो कैसे 11 आएगा? क्यों? वो ऊपर का 3 और यहाँ का 9, नीचे का 9। एक मिनट, ये 3 तो मैंने लगाया ही नहीं, हाँ भाई हाँ ये नहीं लगाया। 18 आएगा। 18 आएगा। ठीक है, या सिस्टम मान लो पूरे को, पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सीलरेशन 3 है। पूरे सिस्टम पे पीछे ड्रैग कितना था? 9। तो ये फोर्स F माइनस 9 इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास 3, एक्सीलरेशन 3, F की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो 18 न्यूटन तक एक साथ जाएंगे। और अगर 18 से ज्यादा कर दिया हमने, 18 से ज्यादा अगर मैंने कर दिया, मान लो 20 कर दिया, तो क्या होगा? पीछे चला जाएगा। बिल्कुल। अब क्योंकि अब अपर लिमिट क्रॉस कर चुके हैं तो इस पे फ्रिक्शन अब 1 ही आएगा, सॉरी 3 ही आएगा मैक्सिमम। तो ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम अभी बनेगा, अभी सिमुलेशन रन नहीं हुआ है इसलिए वो फ्री बॉडी डायग्राम 3 आएगा। नीचे वाले पे 3, 9, 20। और इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा कितना? 3। और इसका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 20 माइनस 12, 8/2, 4।
क्लियर? तो अब रिलेटिव मोशन हो जाएगी। देखो गिर गया, हाँ हाँ ठीक है। ये देख लो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 2.94 हाँ और रिलेटिव मोशन हो रही है। देखो सिमुलेशन स्टेप में ये पीछे जा रहा है, यस सर। हाँ जा दोनों ही आगे रहे हैं, लेकिन ये 3 से जा रहा है और ये 4 से जा रहा है, 4 तो इसके रिस्पेक्ट में ये 1 से पीछे जा रहा है। पीछे। क्लियर? और पूछा होता कब स्लिप कर जाएगा, तो ये एल लेंथ होती, हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो ओवरऑल डिस्कशन ये था कि अगर हमने फोर्स नीचे लगाया तो पहला केस बनेगा मोशन होगी भी कि नहीं। तो पहले हम चेक करेंगे यहां, फ्रिक्शन। तो अगर फोर्स हमारा, जैसे हम यहाँ एक्सीलरेशन बना रहे हैं फोर्स के साथ, तो अगर हमारा फोर्स m1 प्लस m2 g के म्यू से कम होगा तो मोशन ही नहीं होने वाली है। क्लियर? अब इसके बाद एक साथ जाएंगे कुछ देर के लिए। कब तक एक साथ जाएंगे, तो कॉमन एक्सीलरेशन का केस वो होगा जब दोनों के पास ए सेम आएगा हाँ सर। और इक्वेशन बनेगी f माइनस म्यू m1 प्लस m2 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a। हाँ और इस a की वैल्यू क्या है, कौन डिसाइड करेगा कॉमन एक्सीलरेशन? वो ऊपर जिस वाला। पे फोर्स ऊपर नहीं वाला। लग ऊपर रहा वाला। ऊपर वाला। है, वो जो फ्रिक्शन के भरोसे, तो m1 फ्रिक्शन के भरोसे पे, तो m1 पे मैक्सिमम म्यू m1 g आता, तो एक्सीलरेशन म्यू जी आया मैक्सिमम। हाँ तो इस a की वैल्यू म्यू जी छापोगे तो f की दूसरी लिमिट मिल जाएगी। यस सर। इसके बाद m1 का एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा और m2 का एक्सीलरेशन कुछ बदल जाएगा। जी सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, तीनों केस समझ में आ गए? हाँ हाँ यस सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, बस ध्यान क्या रखना है कि कॉमन एक्सीलरेशन कौन डिसाइड कर रहा है, ऊपर वाला। ठीक है। अब अगर हम इसका उल्टा करते कि ऊपर हम लगाते फोर्स, अब नीचे की बात करनी है तो सिंपल सी बात है, अगर यहां म्यू 0 होता तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, हमें जरूरत ही नहीं है नीचे म्यू की, ये रेस्ट पे रहेगा। सोचो, हाँ यस सर। ऊपर वाला। अगर ऊपर म्यू 0 हो गया तो फोर्स ट्रांसफर ही नहीं होगा। क्लियर? हाँ यस चलो, तो बात तो यहीं से उठी कि ऊपर म्यू है। अब अगर ऊपर म्यू है तो ये ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले से कह रहा है चलो भाई मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। इसने कहा मेरे पास भी एक पीछे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। हाँ अगर तुम उससे जीत जाओ तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ये चला। तो जैसे हमारा ये 1 था, ये 2 था, यहां ये 0.3 था, यहां ये 0.3 था, तो इसने, अगर मैं ये फोर्स यहां से हटा के ऊपर वाले पे लगा रहा हूं, यहां, ठीक है, शायद इनके पास वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो अब हम ये फोर्स ऊपर ट्रांसफर करते हैं, तो फोर्स लगाते हैं हम ऊपर कितना भी, अब देखते हैं सी कितना है, 11 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम पिछला चल रहा होगा। चलो अब देखो, ये लगाया हमने फोर्स। अब हम देखते हैं यहां कितना है 0.3, यहां कितना है 0.3, ये 1 ये 2। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है 1 अकेला चला जाए, 1 तो चाह रहा है कि तुम भी जाओ। तो बस सोचो F1 और F2 या तो दोनों की मर्जी चलेगी। F1 की मर्जी क्या है, रिलेटिव मोशन ना हो। F2 की मर्जी क्या है, टू मूव ना करे। तो अगर दोनों की मर्जी चल गई तो दरअसल मोशन होगी ही नहीं। यह आया समझ में? यस सर। तो देखो, इसने कहा
इसने कहा कि मैं 9 न्यूटन तक रोक सकता हूं, नीचे वाले ने कहा कि 3 और 3 9 न्यूटन तक मैं सिस्टम को रोक सकता हूं, लेकिन यहाँ हाँ। तो 11 लग रहा है, तो हाँ, ये केस तो हो नहीं सकता कि मोशन ना हो, होगी जरूर। अब हम देखते हैं कि नीचे वाले पे क्या होगा। अब हम चाहते हैं एक साथ जाएं दोनों। अब एक साथ जाएं तो नीचे वाले पे 9 न्यूटन से बड़ा यहाँ फ्रिक्शन 9 है, आगे तो यहाँ 3। 9 से तो बड़ा चाहिए हमें, हाँ। तभी तो ये मूव करेगा। लेकिन अवेलेबल कितना है हमारे पास? 3। हाँ। इसका मतलब नीचे वाला कभी मूव नहीं करेगा, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ फोर्स है, मूव कर ही नहीं सकता। सर ये फिर से समझा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम इसको सिंपली कैसे सोच रहे हैं कि ये 1 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, मैक्सिमम फोर्स 1 किलोग्राम कैन ट्रांसफर ऑन 2। बताओ कितना होगा इसका आंसर? 3 न्यूटन। 9 और 3 न्यूटन। 3 हाँ न्यूटन। सर। इसने इस पे कितना लगाया? हाँ friction। इज 3 न्यूटन इनफ टू डिस्प्लेस 2? अगला क्वेश्चन। नहीं। नहीं। क्योंकि यहाँ तो 9 चाहिए, हाँ। तो आंसर आया नो। मतलब 2 किलोग्राम कांट मूव एट ऑल। यस सर। हाँ, ओके सर, आ गया। इसका मतलब ये फिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ। हाँ और सर। अगर ये फिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, ये हिल ही नहीं रहा है, तो अब आप इसको अकेले ब्लॉक को सोच लो। 3 हाँ। न्यूटन से बड़ा है तो हिल जाएगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। हाँ ठीक है सर। तो अभी क्या होगा इस स्टेट पे? मोशन सिर्फ ऊपर वाला मूव मूव कर जाएगा कितने ऊपर वाला। एक्सीलरेशन से? 8.5 माइनस by 1। बिल्कुल 8.5 by 1। 8.5। क्लियर? यस। तो फ्री बॉडी हाँ, सर। डायग्राम क्या बनेगा? इस पे आएगा 3, इस पे आएगा 11.5, तो इस पे आएगा 3, तो इस पे आएगा 3। क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक है। सही भी 3 के साथ 3 के साथ 0.3 है और 3 kg मास है, तो 9 नहीं हो जाएगा वो? ऊपर वाले का अच्छा ठीक ऊपर है, वाले पे। ठीक है ठीक है। देखो 3 न्यूटन ये ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम है, देख गया ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ सर सर आ गया मेरे को समझ में। अब मैं नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। हाँ ये 2.94 और ये 2.94 कट गए, हाँ सर कट नहीं थे, समझ गया मैं कैसे। क्योंकि नीचे वाला इक्विलिब्रियम में, हाँ सर। और इसको प्ले करोगे ऐसे हो जाएगा। सर अगर मैं 11 से आता मतलब 20 कितना 22 भी कर रख दो, देता। कितना भी रख दो, इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। क्यों सर, ये तो मैक्सिमम 9 न्यूटन कराएगा ना पीछे, सर ये 9 न्यूटन कराएगा ना अरे मैक्सिमम जब तो। ट्रांसफर ही यहाँ 3 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, अरे तो हाँ 9 की तो नौबत ही नहीं आएगी, यहाँ 3 तक ही अच्छा, जाएगा। अच्छा, सही है, ये कभी सोचो। लेगा ही नहीं। सही बात है, सही बात है। तो अब जरा सोचो कि अगर मैं इस पे फोर्स बढ़ा रहा हूं, इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं जो कि वेरिएबल है, ठीक है, इस पे फोर्स वेरिएबल, तो इस पे फोर्स कहाँ गया मेरा? ऊपर वाले पे लगा रहा हूं। अभी मैं इसकी वैल्यू दे देता हूं स्मॉल p। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं क्या होगा। बना है, नीचे वाले का भी बना है, ठीक है। एक किसी का बनाता हूं क्योंकि चलो, देखो मोशन नहीं हो रही है। हाँ सर। अब देखो अभी भी नहीं हो रही है, अभी भी नहीं हो रही है। हाँ। और नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम फील कर रहे हो कैसा होगा इस समय? 2.3 आगे सर। हाँ मैं नॉर्मल रिएक्शन हटा देता हूँ, मैं नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी हटा देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। अब ठीक है, ये ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ये नीचे वाले का क्लियर है? हाँ। हाँ। देखो देखो, ठीक है। ऐसा Yes, कब sir. तक रहेगा? 3 न्यूटन से। जब तक कि हम ये वैल्यू जो ही 3 पे पहुंचेंगे, ये फ्रिक्शन अपनी 2.94 पे देखो। हाँ। लेकिन हाँ जरा सर। नीचे वाला देखो इस समय, क्लियर? हाँ यस। यस सर। आ गया समझ में?
तो कॉन्सेप्ट यही था। लेकिन अब यहां अगर मैं फ्रिक्शन कम कर देता, मान लो यहां फ्रिक्शन 0 कर देता, क्लियर, हाँ तो कॉमन एक्सीलरेशन कितना निकलता? 3/2 कितना? मास सब टोटल 3 लेंगे। हाँ 3 फ्रिक्शन 1 और 2 किलोग्राम है मास, वही फिगर वही हमारा। हाँ मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि अब मैक्सिमम इस पे ट्रांसफर कितना हो रहा है? 3। 3 रोकने वाला कोई है नहीं है, कोई नहीं। तो इसका नीचे वाले नहीं, का कोई नहीं। मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है? 3/2। 3/2 3/2। यही सिस्टम का एक्सीलरेशन है। हाँ सर। अब ये 3/2 कब आएगा? तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे 3, फोर्स F और एक्सीलरेशन कितना आया? 3/2 2। आया। तो F की हाँ सर। वैल्यू 4.5 हो गई। हाँ क्लियर? यस सर। तो 4.5 न्यूटन तक दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ यस सर। देखो नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं, एक मिनट, नीचे अभी तो होगा, मैंने 0 सेट किया ही नहीं है। और ज्यों ही मैं नीचे फ्रिक्शन सेट करूंगा ये मूवमेंट करना चालू कर देगा। सोचो, अभी सिमुलेशन रन करूंगा और मोशन चालू हो जाएगी। ये समझ में आया क्यों? यहां म्यू 0 है और ज्यों ही फोर्स नीचे लगाऊंगा कितना भी friction मोशन है। चालू हो जाएगी, हाँ सर। और दोनों एक साथ जाएंगे। हाँ कब तक? 4.5 तक, 4.5। ठीक है। हाँ एक मिनट, शायद नीचे फ्रिक्शन नहीं, नीचे वाला क्यों मूव नहीं कर रहा है? करना तो चाहिए साथ में। 1.7 न्यूटन पे ही, ओके, फ्रिक्शन मैंने यहाँ 0 कर रखा है। हाँ देखो, मैंने इसका फ्रिक्शन 0 कर दिया, मुझे ग्राउंड का फ्रिक्शन 0 करना था। हाँ ऊपर सर। का फ्रिक्शन। वो दोनों तरफ 0 हो गया था फ्रिक्शन उस चक्कर में, ठीक है। अब वेलोसिटी अब खत्म कर देता हूं। अब ठीक है, एक साथ जा रहे हैं। यस सर। लेकिन ज्यों ही ये वैल्यू बढ़ा दूंगा, देखो यस सर। 6.6 पे स्लिप कर गया। क्लियर? हाँ सर। यस सर। तो ये दूसरे का डिस्कशन अब हमारा यहां लिख देता हूं। तो दूसरे में डिस्कशन हमारा सिंपली ये आया कि अगर आप इधर लगाते हैं, ये μ1 है, ये μ2, m1 m2, तो इफ μ2 m1 plus m2g is greater than μ1 m1g, lower block doesn't move यस सर। irrespective of force. यस सर। क्लियर? हाँ यस क्लियर। सर। और लोअर ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, तो ये सिंपली क्वेश्चन क्या बन गया? अकेले m1 की तो बात करनी, अकेला ब्लॉक होगा। वो मूव तो अगर f μ1 m1g से बड़ा हो गया तो m1 moves, यस सर। यस सर। else m1 at rest. डजंट मूव। रेस्ट कर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। हाँ सर। अगर ये केस बन गया तो दिमाग लगाना ही नहीं है। समझ गए? से 2 हाँ, किलोग्राम 3 किलोग्राम 0.4 0.3, ठीक है, या 0.2 और कम कर देता हूं। अब यहां मैंने लगाया मान लो 5 न्यूटन। अब पूछा है क्या होगा, तो सबसे पहले नीचे वाले ब्लॉक के बारे में सोचो। मैक्सिमम ट्रांसफर कितना हो सकता है? 3 पे 8, और यहां हमें कितना चाहिए कम से कम? 10। तो ये तो बेचारा मूव ही नहीं करेगा। अब ऊपर वाले की बात आई, ऊपर वाले पे कितना लग रहा है? 5। मूव करने के लिए कितना चाहिए? 8। तो दोनों ही मूव नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। हाँ सर। लेकिन यहाँ 15 होता तो नीचे वाला तो अब भी मूव नहीं करेगा, ऊपर वाला 7/2 से मूव कर जाएगा। मूव कर जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो अब अपन आते हैं दूसरे केस पे, केस 2। अब केस 2 में अगर μ2 m1 plus m2g इससे छोटा हो गया,
इसका मतलब नीचे वाला ब्लॉक मूव कर सकता है, क्योंकि μ1 m1g इज ग्रेटर देन μ2 m1 प्लस m2g। क्लियर? हाँ यस हाँ, सर लेकिन हमें पता है इसका ए मैक्सिमम कॉमन कितना होगा जब ये पूरा लगेगा। माइनस म्यू टू m1 प्लस n2g कौन m1 प्लस m1 प्लस अपॉन m2 m अपॉन m2 m2 ओनली। हाँ m2 हाँ अकेले नीचे का फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन की कंडीशन है। अगर हाँ। इससे कम आ रहा है एक्सीलरेशन तो कॉमन है, नहीं तो नहीं है। यस सर तो एक न्यूमेरिकल ले लें, हाँ। ऐसे 0.2 0.1 5 ये इसको बढ़ा देता हूँ और 8। अब मैंने इस पे लगाया मान लो कोई फोर्स, ठीक है, मान लो लगाया मैंने 20 न्यूटन। तो सबसे पहले नीचे वाले 3 किलोग्राम पे देखो कितना ट्रांसफर होगा। 10 5 का 4 गुना आएगा ना, डी अच्छा 0.4 है ठीक। तो डी। ये 0.4 है, 20 आएगा। रोकने वाला 8 है, हाँ मतलब हाँ। 3 किलोग्राम मूव तो कर सकता है। 4 मीटर पर तो- सेकेंड। तो ए कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? और 4। 10 माइनस 8 12/3 हाँ। आ गया समझ में? हाँ सर। क्या? यस सर अब हम देखते हैं कि सिस्टम को, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं तो एक्सीलरेशन कितना आ रहा है। तो सिस्टम पे यहां से 8 न्यूटन, सर 20 होगा ना? हाँ सर 20 होगा ना ऊपर। क्या 20 ऊपर minus 8 by 3 आंसर सही लिखा है? 4। हाँ हाँ तो सिस्टम अगर मान लूं तो सिस्टम का एक्सीलरेशन 4 लूं तो सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना आता, अब हम देखते हैं। तो 20 माइनस 8 12/8, 4 से तो कम है। हाँ सर। 12/8 1.5 है, हाँ एंड इट इज लेस देन 4। सर हाँ, ये मूव कर सकता है 4 से नीचे वाला? नहीं कर सकता ना, वो तो हम निकाल रहे हैं। वो मैक्सिमम 4 से मूव कर सकता है, मैक्सिमम निकाला हमने। अब हम निकालेंगे कि एक्चुअली, अब हमने सिस्टम माना, सिस्टम का एक्सेलरेशन आया 1.5, सर आपका मैक्सिमम स्क्रीन 4 से मूव कर सकता है, तो 1.5 से तो मूव कर ही जाएगा। सर स्क्रीन ऊपर कर दी, थोड़ा ये दिख नहीं रहा, नीचे लिख रहा है। दिख नहीं रहा? अब दिख रहा यहाँ है। बना देता हूँ। ऐसा है, 5 और 3 को एक सिस्टम मानो, एक्सीलरेशन पीछे 8 है, बिल्कुल ये 20 है फोर्स। तो हाँ। एक्सीलरेशन आया 1.5 बिल्कुल। और हमारा कॉमन एक्सीलरेशन इससे ज्यादा था, 4 इसका मतलब यही आंसर सही है। बिल्कुल। क्लियर? यस सर हाँ और अगर ये कम, अगर ये ज्यादा निकल जाता, जैसे यहां 20 की जगह मान लो होता 60, तो सॉल्व करने पे ये 60 माइनस 8/8 42/8 बिल्कुल। 52/8 6 के ऊपर निकल गया। हाँ और कॉमन 4 था, इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो चुकी है। हाँ वो हो हाँ चुका है। यस सर और अगर अलग-अलग ये हो गया। कंफर्म हो गया कि रिलेटिव मोशन हो चुकी है तो क्वेश्चन वहां टप्पा बन गया। क्यों? क्योंकि इस पे फ्रिक्शन पूरा 20 है, इस पे 60 है, इस पे पूरा 20 है, इस पे पूरा 8 है। आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ 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 इसका एक्सेलरेशन अलग आ गया, इसका अलग आ गया, A1 A2। ठीक है, हाँ। समझ गए? यस सर हाँ सर। ठीक है। चलो अब वो शीट में आएंगे क्वेश्चन तो उसमें देख लेंगे। चलो, तो हाँ, यही क्वेश्चन दिमाग में ही कर सकते हो। ये पहला हाँ सर होता है। हो गया था। यस हाँ। सर हाँ सर 9th वाला पहले इस तरह के क्वेश्चन देख लें। है 9th इसी तरह का है। वो अभी आते इंक्लाइन हैं, पे आता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, होने तो चाहिए, लास्ट में होंगे तो यही है। सर ये क्या रही 26 सर 13 है 13 है ऐसे ही। ये 13 29, चलो पहले हाँ, सर। 29 दिख गया। 29 नीचे फ्रिक्शन 0 है, हाँ तो 6 किलोग्राम का कॉमन एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 6 पे 8 कितना फोर्स ट्रांसफर होगा? 8/8। 8। तो कॉमन आया 4/3। हाँ वही। अब हम कॉमन वैसे सॉल्व करके निकालते हैं, कितना आया? 10। फ्रिक्शन तो है नहीं,
एक एक तो कॉमन आया 1 1 बिल्कुल जा सकता है साथ में। और 4/3, मतलब यही हमारा आंसर है। तो हम्म। दोनों का एक्सेलरेशन 4/3। ये हाँ आंसर सर अजीब से क्यों है? नहीं सॉरी 4/3 बोला, दोनों का एक्सेलरेशन 1 1 होगा। हाँ वही 1 कॉमन होगा। वाला हाँ है ना। हाँ सर, क्योंकि इस टाइम पे सर वो 6 हाँ, फ्रिक्शन जितना चाहिए उतना हम दे सकते हैं आसानी से। और कौन सा था 13? 13 सर एक निकल गया ये 24 वाला। 24 वाला। हाँ देखो, इस तरह के क्वेश्चन जहां हमें मोशन करानी है, तो ये तय है ये हिलेगा तो इसको हिलना ही पड़ेगा, और हाँ सर। इसमें ये हिलेगा और ये नहीं हिल सकता। हाँ तो यहाँ कोई केस वाली बात नहीं है, ये तो पक्का नहीं हिलना, ये हिलेगा। तो अब अगर मैं इस फिगर की, मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, ये होता m1 m2 μ1 μ2। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम तो सीधे ऐसा है, मानते हो? हाँ सर। ये सब m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा है। सोचो। टेंशन है। हाँ बिल्कुल। तो टेंशन हाँ तो सर कितनी भी हो सकती है, तो मोशन करानी है नीचे वाले की, तो शुड बी मोर देन और इक्वल टू F1 plus दिस, F2 मोर देन दिस। और f1 μ1 m1 g, f2 μ2 M2 जी। M1 plus M2 G प्लस m2। हाँ हाँ समझ गए? हाँ तो इस वाले केस का तो आंसर ये हो गया। तो हर जगह म्यू है, हर जगह म्यू है, तो यहाँ μmg, यहाँ μ2mg, तो 3μmg लगेगा। तो ये तो 3μmg वाला आंसर हो गया। अब इस वाले पे देखें तो इस पे फ्रिक्शन इधर आएगा, इस पे फ्रिक्शन इधर आएगा, इस पे फ्रिक्शन इधर आएगा। ठीक है। हाँ इन दोनों में एक बड़ा अंतर ये है कि इस पे ये टी भी आ गया, टेंशन आएगा। और टी वही तो होगा। ये अगर F1 है, ये F1 है, ये F2 है, तो टी भी F1 है। F1 होगा। यस सर। सर पर आपने ये यहाँ कैसे जज किया कि जो बी होगा रेस्ट पे होगा? रेस्ट पे नहीं बोला, ये तो सर अगर आपने इधर जाएगा तो बी इधर जाएगा। हाँ अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो इस पे फ्रिक्शन, बी वाले पे फ्रिक्शन पीछे आएगा, हाँ ए वाले पे फ्रिक्शन आगे आएगा, आएगा। हाँ सर एक F2 पीछे आएगा, बिल्कुल। इस पे ये टी इधर आएगा, हाँ इस पे टी इधर आएगा। हाँ। अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या कह रहा है? कि T F1 के बराबर है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने ये जज कैसे कर लिया कि एक्सेलरेशन 0 होगा तो अपन ये कह अरे देंगे? जस्ट इक्विलिब्रियम का केस है ना, जस्ट स्लाइडिंग। हाँ ठीक है। और नीचे वाले का P इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस T, T तो दरअसल 2F1 2F1 प्लस plus F2 आएगा, plus हाँ। F2 4μmg आ जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं? नो नहीं सर सर। हालांकि मैं पर्सनली इस क्वेश्चन को ऐसे करना पसंद करता हूं, इस ब्लॉक को उठा के सीधा कर दो। तो ऐसे सोच लो, एक F1 इधर लग रहा है, एक F1 इसको भी रोक रहा है, F2। अब इसको सिस्टम मान के सोचो तो T का तो रोल खत्म हो गया, लेकिन ये F1 दो बार रोक रहा है इसको। सोच पाए? हाँ यस सर। एक बार इस ब्लॉक को भी अपोज ही कर रहा है, इसको भी अपोज ही कर रहा है। ठीक, चलो वापस आते हैं अपन। कौन से क्वेश्चन पे थे? बुलेट सर, मार ली थी हमने। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस तुम्हें इस तरह के जो कर्व्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ ये नहीं, और भी जगह कहीं कर्व वाले हैं, ब्लॉक रख दिया या कर्व रोटेट कर रहा है और ब्लॉक ब्लॉक पूछा कहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को सोचो कि ये इंस्टेंटेनियस एक प्लेन है, जिस प्लेन का tan थीटा dy/dx है। सोच सकते हैं? हाँ यस सर। हाँ अब सर जरा सोचो, किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे जस्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही है, tan थीटा इक्वल टू म्यू। यस सर। अब जरा सोचो कि हम ऐसे जा रहे हैं तो इसका tan थीटा कम है, और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, तो हाँ। उस पॉइंट पे स्लिप कर जाएगा जिस पॉइंट पे tan थीटा म्यू हो जाएगा। म्यू।
तो जिस पॉइंट पे dy बाय dx की वैल्यू म्यू हो जाएगी, हाँ हाँ सर। dy बाय dx 2x/4 है, हाँ इसकी वैल्यू 1/2 1/2 है ना। अब क्या पूछा, हाँ मैक्सिमम हाइट इज बेंट सच दैट वर्टिकल क्रॉस सेक्शन y इज इन, पता नहीं क्या है, एक मिनट में जूम आउट कर लो, पूरा दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। is in vertical, x is in, if upper surface is rough and coefficient of friction 1/2, maximum height in which y पूछा है। ओके, x की वैल्यू 1 आई हमारी, तो y की वैल्यू आ गई 1/4। आ गया समझ में, हाँ सर। dy by dx 1/2 कर दी, ठीक है। आ गया सर। तो इसी में जैसे ये क्वेश्चन होता कि ये पैराबोला होता और एक ब्लॉक रखा होता और पूछा होता ये सर्कल में घूम रहा है, तो किस हाइट पे सर्कल में घूमेगा, ये ओमेगा है। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए हम क्या करते, एक नॉर्मल रिएक्शन लेते, एक mg लेते हाँ और n का वर्टिकल इससे काट देते, हॉरिजॉन्टल सेंट्रीपिटल देता, हाँ n cos थीटा mg, n sin थीटा की वैल्यू mv²/r आती, mv²/r। तो tan थीटा की वैल्यू v²/rg आती। हाँ बस यहाँ tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, dy बाय, dx। समझ गए। और v की जगह क्या आ जाएगा, r ओमेगा। r ओमेगा। पक्का समझ गए, हाँ यस सर। r ओमेगा का होल स्क्वायर बाय rg, तो ओमेगा स्क्वायर बाय rg, अच्छा और dy बाय dx इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय xg। r क्या है, x कोऑर्डिनेट। x है। तो यस बस ऐसा सोचा करो कि रफ सरफेस मतलब इंस्टेंटेनियस प्लेन्स है, ठीक है। आगे। चल 9th हो गया, अब आते हैं 10th पे। 3.33 आया था। 3.33 आया था, ओके, नियरेस्ट इंटीजर करना है ना। तो ये फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं, ये काफी पूछा जाता है। देखो 2 तरह के क्वेश्चन बहुत मेंस में मुझे दिख रहे हैं, एक ये और एक इंक्लाइन प्लेन पे मूव करने वाले। हाँ यस सर। इंक्लाइन प्लेन पे कितना फ्रिक्शन है, तो सिंपल सी बात है, अगर नीचे मूव कराना है या ऊपर मूव कराना, तो यहाँ हमें mg sin थीटा को भी बैलेंस करना पड़ेगा, म्यू mg cos थीटा को भी। लेकिन यहाँ f आपका mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, एक मदद करेगा एक रोकेगा, तो ये क्लियर। हाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता, हॉरिजॉन्टल मोशन होती तो f का cos थीटा should be greater than or equal to mu mg minus f sin theta, तो f should be greater than or equal to mu mg by cos theta plus mu sin theta। हाँ यस सर। अलग अलग थीटा पे अलग अलग आंसर आएगा, हम्म। और इसमें भी दिस इज लीस्ट एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये समझ में आया, यस सर। यस सर। इसमें भी मिनिमम 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट झिलाई। अलग अलग थीटा पे अलग अलग आंसर है, यस सर। एक पर्टिकुलर थीटा पे आंसर मिनिमम है, और वो थीटा जिस पे ये वाला टर्म मैक्सिमम है उस पे f नीडेड मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। और मैक्सिमम डेरिवेटिव से निकालो तो cos का माइनस साइन, साइन का cos इक्वल टू Cos। 0, tan थीटा की वैल्यू म्यू। न्यू। हाँ मतलब ये थीटा अगर आपने tan इनवर्स म्यू लिया तो इस f की रिक्वायरमेंट मिनिमम आएगी। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूं कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में देखो f दिया है और थीटा दे रखा है 60 डिग्री, म्यू दे रखा है 1/2, अब पूछा है मिनिमम f कितना आएगा कि स्लिप कर जाए, तो थीटा गिवन है तो फिर तो यही यूज करना है, गिवन है तो इसमें छाप दो। लेकिन अगर थीटा गिवन नहीं है और पूछा कि थीटा कैन बी एडजस्टेड टू एनी वैल्यू, नाउ फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, तो फिर आंसर क्या आएगा, क्लियर। यस सर। यस सर। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ यस सर। 11th बताना, हो इस गया पे हमने 200 लगाया, इस पे ये लगाया, कितना वेट 100, तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और यहाँ 200 का वर्टिकल कंपोनेंट, 100 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, म्यू कितना है 0.2। हाँ 0.2। एक मिनट, ये तो ऊपर जाएगा ना, सर स्लाइड डाउन। एक मिनट, चार्ज भी है,
हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी आ गया ओके, है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस सर। ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ तो ठीक है ना, चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे 200 में, तो 5 का 2 गुना, ये तो 1 न्यूटन है। हाँ 5 मिली कूलम इंटू दिस 1 1 न्यूटन न्यूटन। है। हम्म तो ये 1 न्यूटन है। ग्रेविटी कितनी है इसकी? 10 न्यूटन। 10 ही है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। अब ठीक है, 30 डिग्री। तो 10 का कितना आएगा? 5। इसका कितना आएगा? √3/2। 3/2। एक फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा म्यू एन, और नॉर्मल रिएक्शन आएगा 5√3। 10 का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस हाँ 1/2। सर। 1/2। कितना गंदा कैलकुलेशन है। नहीं सर, मेरा पता है 1 से कम आया था, 4 आंसर आ रहा है वैसे। तो एक्सीलरेशन आया हमारा 5 माइनस √3/2 सर माइनस 10 को 9.8 ले लिया था। 5√3 1/2 ये आया। तो 5 माइनस √3/2 माइनस 1/5 √3 माइनस 1/10 ऐसा बना। तो एक्सीलरेशन हमारा लगभग ये आया। तो 5 √3/2 1.7 0.85, 0.85। ठीक है। ये 1.7 0.1 ये बनता है। तो 1.6 के करीबन, तो ये बना 3.5 के करीबन, 3.4 के करीबन। अब L इक्वल टू हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। तो ये लेंथ 1 है, तो ये 2 है। यस सर। 1 के करीबन आ रहा है, 1 से हल्का सा ज्यादा। ज्यादा? हाँ यही तो आया। मेरे 1 से कम आया सर, 0.9। 2/1.7 का अंडर रूट आया ना टी। कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। सर मैं तो ये छोड़ के आ गया था पेपर में। बड़ा गंदा कैलकुलेशन। सर 10 को 9.8 ले लिया था तो इजी बन गया था, मतलब लेकिन वो √3 नहीं, √3 की वैल्यू कहाँ है अप्रोक्सीमेट करनी? वो तो 9.8 लेना ही है, इन्होंने कहा है। लेकिन मैंने इसलिए लिया था, ऑप्शन काफी दूर दूर थे, हाँ तो तो फर्क कहाँ है पड़ेगा सर? नहीं दूर थोड़ा बहुत। सर, दूर दूर कहाँ है? अरे यार ये दूर दूर नहीं है, नहीं, वो 1 तो प्लस में आ रहा मतलब था। इतने दूर है कि √3 को 1.7325 नहीं लेना है, 1.7 ले सकते हो। और जी में 9.8 या 10 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मैं कह रहा था। ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 हैज प्रूव्ड। यस सर। आ गया। 13 यस सर। 13 ओके। फ्रिक्शन गया। नहीं है क्या? खत्म ही हो Yes, गया। sir. देखो फ्रिक्शन ही नहीं है अगर, तो ये रेस्ट पे है, इसका एक्सीलरेशन निकालना है, ये लेंथ दे नीचे वाले रखी पे होगी, लगेगा। तो हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर आगे 20 मिनट। यस और एक्सीलरेशन सिस्टम मान के निकालना। हाँ सर। 14 14 तब बता दीजिए। चलो, √7 मूविंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द बॉल। ओके, पहले बॉल ऐसी जा रही थी, अब 120 डिग्री डिविएट करी, 120 डिग्री डिविएट कर गए, 120 है। तो पहले मोमेंटम इधर था P1, अब मोमेंटम इधर है। क्लियर? हाँ Yes, sir. तो मुझे P1 माइनस P2 बाय टाइम टेकन यही फोर्स आएगा। बिल्कुल। तो माइनस P2 निकालना है, तो P2 को उल्टा करके P1 के साथ जोड़ दूं, यस सर। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये माइनस P2, P1 और P2 का डिफरेंस निकल आएगा, और इसका मॉड आएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60। cos 60। ये अब देखें, वेलोसिटी 2 से 1 हो गई, तो मास बाहर निकाल लो, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 इंटू cos 60 1/2। 1/2। हाँ तो मास बच्चे का कितना है? √7। √7। V1 4, V2 1, V1 V2 2, रूट टाइम टेकन 0.01, 700 आ गया। 700। पक्का समझ आया क्या हुआ? यस सर। हाँ सर। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन।
चलो नेक्स्ट 16 हो गया सर। हो गया, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। 17 शायद आंसर नहीं आ रहा है, 0.75 आ रहा है शायद। हाँ यस सर। 0.75 आंसर आ रहा है इसका। तो ट्रायंगुलर 5 से जा रहा है तो हम क्या करें, इसको स्टॉप कर दें हाँ और स्यूडो लगा दें। यस सर। स्यूडो लगाएं तो 5, इस पे मास b, 5 न्यूटन इधर, दोनों का मास है 5 न्यूटन इधर, मास कितना है इनका 1 1 1। तो 1 का यहाँ पे 37 डिग्री है तो 6, यहाँ 8। एक्सेलरेशन ऐसा, फ्रिक्शन तो है नहीं शायद, तो ये 37, तो 6 और 4 10, ये 53 माइनस 4, निकालना क्या है, टेंशन। तो 6 और 4 10 इस डायरेक्शन पे, 10 इधर है, इस डायरेक्शन में 5 इधर है, 8 माइनस 3 5, एक्सेलरेशन 5/2। टेंशन T, तो 10 माइनस T इज इक्वल टू 1 इंटू 2.5, T की वैल्यू 7.5 न्यूटन। यस सर। नहीं आंसर 7.5 है लेकिन आंसर ठीक। 18 सर हाँ बता दीजिए वाला। 15 वाले में 15 वाला देख लीजिए। देख लिया। इसमें बोला है कि वो राइट की तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है, मतलब वो जो वेज है वो मूव कर रहा है, बट तो नीचे वेज को स्टॉप करो, नहीं नीचे ग्राउंड होगा। नहीं, वो एरो तो a इक्वल्स टू a0 वाला लेफ्ट की तरफ है। हाँ वो थोड़ा गलत लिखा है ऐसा है क्या? सर, वो राइट लिखा है उसमें और डायग्राम में लेफ्ट पे लगा दिया है एक्सप्रेशन। नहीं आंसर पे फर्क पड़ जाएगा। नहीं सर, राइट मान के सॉल्व किया था तो आ रहा। लेफ्ट मान के सॉल्व कर लो, लेफ्ट मान के सॉल्व करना है। ऐसे रोक दिया, अच्छा ठीक है, वो रोकने लेफ्ट मान के सॉल्व करोगे, देखो ये याद है g10 थीटा वाला जुगाड़। हाँ अगर ये एक्सेलरेशन g10 थीटा हो जाता है तो इसका रिलेटिव 0 हो जाता है, हाँ ये स्लिप नहीं करता, और हाँ एक सर। बार ये स्लिप नहीं करेगा तो ये टेंशन 0 हो जाएगी। ऐसे समझ सकते हो। इसको स्टॉप किया, मैं इसे सॉल्व किया था। इस पे ma आया, इस पे mg आया। हाँ अगर ma cos थीटा की वैल्यू mg sin थीटा से बड़ी हो गई तो गारंटीड टेंशन 0 हो जाएगी, सिलेक्ट कर जाएगा। हाँ हाँ देख लो, तो टेंशन 0। अदरवाइज टेंशन की वैल्यू mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा, ये टेंशन की वैल्यू होगी। और ये टेंशन एक्सीलरेट करते जा रहे हैं तो ये वाला पार्ट बढ़ता जा रहा है, तो टेंशन कम होती जा रही है, होते होते ये 0 हो जाएगी। 0 कब होगी, जब एक्सीलरेशन g10 थीटा होगा। 10 इंटू 10 थीटा 3/4 7.5, यस सर। इतने हाँ, सर। एक्सीलरेशन पे हाँ। का होगा। तो a0 t की वैल्यू 7.5 रखी तो t की वैल्यू आ गई 7.5 सेकेंड। तो ये यहां से ऐसे कम हो रहा है, फिर ऐसा, तो लेफ्ट जा रहा है ना। यस सर। लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। राइट में तो टेंशन हमेशा आएगी, क्यों, स्यूडो हाँ। इधर आएगा, mg Yes, sin yes. थीटा इधर, ये तो हमेशा खींचेगा इसको। हाँ हाँ तो लेफ्ट है। 16 17 18 18 18 में पहले ये फील करो सिमेट्री से, ये इधर तो ये अंदर जाएंगे। ये फील कर रहे हो कॉमन सेंस से। हाँ 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 और अब इस रॉड की लेंथ कांस्टेंट रहनी है, इसके अलावा वो कर दिया। तो इसके अलोंग कंपोनेंट बराबर कर एक दो। कंपोनेंट आ गया। हाँ सर। हाँ ये वाला 60 है तो ये 30 है, तो v का cos 30, v0 का cos 60, 60 तो v की वैल्यू v0/√3। ठीक। तो एक बार 19 आ दो 19। 19 फिर सेम क्वेश्चन। 19 में ये नीचे गिरेगा, हाँ पक्का, क्योंकि ग्रेविटी है तो नीचे गिरना ही है इसको।
और ये नीचे गिरेगा तो ये इधर जाएगा। बिल्कुल जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट नीचे गिर रहा है, ये इधर जा रहा है, कॉमन नॉर्मल बना दो इसके लिए मैं solution और इसके अलोंग कंपोनेंट बराबर कर दो। तो ये 37 है, ये 53 है, ए का इसका 5 है, इसका ए है 5 cos 37, a cos 53। तो 4 is equal to 3a by 5, 6.67 डेल। आया समझ में? हाँ सर। वेज में कॉमन नॉर्मल के लोग बराबर कर 20 हो गया सर। हो गया। हो गया सर। 21। जब राई दिया था। हो गया। चलो पहले तो देखो, ये अगर x जाएगा, ये अगर y जाएगा, पहले तो हम इसमें रिलेशन देखते हैं। तो x में ये कितना कम होगा, x कम हुआ, x कम हुआ, x कम हुआ, ये फील आया। यस सर। 3x का डिक्रीमेंट और 2y का इंक्रीमेंट, सोचो हाँ यस Yes. सर। हाँ इक्वल सर। टू 0, हाँ। बिल्कुल। x और y में रिप्लेसमेंट होगा। तो 3x का डेरिवेटिव प्लस 2y का डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो y का डेरिवेटिव 3/2 x का डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव 12 है, 3/2 नहीं, x का कौन सा पॉइंट डी, ओके, किसी की पॉइंट की वेलोसिटी पूछिए। तो x का डेरिवेटिव बन गया कितना, 8। ठीक है। तो b हमारा 12 से जा रहा है, हाँ। ये हमारा 8 से जा रहा है। अब हमें ये पता करना है कि पॉइंट कितने से जा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट तो पक्का रेस्ट पे है, रिजिडली कनेक्टेड है। और अगर ये 8 से जा रहा है तो इसको कितने से जाना पड़ेगा, 16 से, 16। क्योंकि इन दोनों का एवरेज ब्लॉक के पास है। तो डी पॉइंट की हाँ, सर। वेलोसिटी आ गई 16, 16। ई पॉइंट की वेलोसिटी आ गई 8। तो ये आ गया 16। आप इसी से कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका 16, इसका 8, इसका 12 आ गया। 12। यस सर। तो बस ये करना है कि जो पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है उसका एक्सीलरेशन या वेलोसिटी 0 ले लेना। ठीक, हाँ यस सर। सर। आ गया समझ में? वैसे भी हाँ। देखो, ऐसे सोच सकते थे, इस पे 3t है, इस पे 2t है, तो इसका 3a होगा तो इसका 2a होगा। 2a। क्लियर? यस सर। हाँ। और अब पूछा नहीं, अगर एक्सीलरेशन पूछा होता तो mb g का 3 गुना, 9 गुना ऑफ mb प्लस 4 गुना ऑफ ma। दिस इज वैल्यू ऑफ स्मॉल e। याद आ गया जुगाड़? यस सर। यस सर। ये 3 स्क्वायर लिखा है, 4 स्क्वायर लिखा है। 4। चलो अगला हो गया, ये आ गए इसके तीनों। यस सर। हाँ 23, 23, हाँ सर चलो। हो गया। 24 तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हाँ सर। 25 सर बता दीजिए। बता रहा हूँ। O is point on bottom of a ground inclined plane, coefficient of friction between AB और BO। यहाँ 3 म्यू है, यहाँ म्यू है। इसको हमने क्या किया, B is a midpoint alpha, okay, friction B is midpoint, a block is released from rest at A। ठीक है, तो ये तो तय है कि ये यहां से यहां चला जाएगा अपने आप ही। क्यों? क्योंकि म्यू tan थीटा से छोटा है। हाँ। हाँ लेकिन यहाँ म्यू tan थीटा से बड़ा है, बड़ा है। तो रिटार्ड होगा, चूंकि वेलोसिटी आ चुकी होगी तब तक, तो ये यहां तक जाएगा, हो सकता है कहीं रुक भी जाए। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अगर हमें पूरा ही निकालना होता कि कहाँ रुकेगा, तो इस पे आएगा mg sin थीटा नीचे। फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन आएगा 1/2 mg sin थीटा। ये समझ में आया कैसे लिखा, म्यू mg cos थीटा, म्यू की वैल्यू tan थीटा बाय 2। तो इसका एक्सीलरेशन g sin थीटा। यस सर। अब जब ये यहां से यहां आएगा तो इस पे mg sin थीटा नीचे,
लेकिन 3mg/sin θ/2 ऊपर, तो नेट एक्सीलरेशन g sin थीटा इधर, ये झिला। यस सर। तो बड़ी अच्छी बात है, डेटा इतना अच्छा है कि यहाँ ये g sin θ/2 से एक्सीलरेट कर रहा है, यहाँ ये g sin θ/2 से रिटार्ड कर रहा है। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बढ़ेगा घटेगा। एक्सीलरेशन टाइम, डिस्टेंस टाइम, ये झिला, हाँ यस सर। और डिस्टेंस यहां तक का निकाल के डबल कर सकते हैं। तो L गिवन है तो ये भी L ही निकलेगा, और L इक्वल हाफ g sin θ/2 t स्क्वायर, और टाइम टोटल 2t आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो वेलोसिटी टाइम पूछा है, आंसर इज चेन्नई। 26 नीचे स्मूथ है, तो फाइनली ये कॉमन वेलोसिटी अचीव कर लेंगे। यस सर। वो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी निकाल सकते हैं कॉमन वेलोसिटी, इन दो के बीच में कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर। तो इस दौरान इसकी वेलोसिटी गिरेगी, एक की बढ़ेगी। हाँ तो एक की वेलोसिटी गिरेगी, एक की वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी, फाइनली बाद में कॉमन हो जाएगी। और एक्सीलरेशन भी एक का प्लस है, एक का माइनस है, और एक साथ एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा दोनों का। सोचो, यस सर। यस सर। क्योंकि फ्रिक्शन तो एक साथ ही खत्म होगा ना। हाँ। तो आगरा समझ में आया क्यों गलत है? ये लाइन ऐसी होनी चाहिए थी। यस सर। चेन्नई ओनली। दिल्ली में तो वैसे ही गलत है, तो चेन्नई ओनली। आगरा भी सही हो सकता था अगर लाइन बराबर होती। वैल्यू समझ में आ गई? हाँ यस सर। क्योंकि बिल्कुल आसान है, फ्रिक्शन तो दोनों पे बराबर है, म्यू m1g, इस पे फ्रिक्शन म्यू m2g, तो इसका एक्सीलरेशन बाय m1, इसका एक्सीलरेशन बाय m1। 27 सही हाँ, वाला बोलो। बता दीजिए। तो ये बता 27 ना, 27 ना। हाँ यस सर। देखो, तो इस पे एक स्यूडो आएगा, इस पे एक mg आएगा, और जैसा मैंने कहा था इसको एक इंस्टेंटेनियस प्लेन सोचो। हाँ ये सोच पाए? यस सर। 30 डिग्री का प्लेन है, 30 डिग्री। क्लियर? हाँ अब ये ब्लॉक इस पे रखा है, म्यू दिया है, म्यू पूछा है, ओके, कितना फ्रिक्शन चाहिए। तो अब हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इन दोनों का समेशन। तो ये 30 है, ये 60, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg sin 30, mg √3 का √3/2, तो 2mg। सर क्लियर? 1/2 होगा mg √3 का। 1/2 होगा। उल्टा 1/2 √3/2 उल्टे है, 1/2 हाँ mg √3। ये नॉर्मल रिएक्शन है। यस। अब हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखें तो इस डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं। तो mg √3 का साइन। cos 30 ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ और mg का cos Sin 60 30 या sin 30 नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और ये देखें तो कितना बना, mg का √3 का √3/2, mg/2, तो ये mg फ्रिक्शन की वैल्यू आई mg। हाँ यस सर। नॉर्मल रिएक्शन √3 सर वो है। mg √3 का sin 30 क्या? नहीं सर नहीं, वो कुछ गलत लिख लिया। चला सर चला। हाँ, 1/√3 से बड़ा फ्रिक्शन आया। अब 1/√3 से बड़ा ऑप्शन तो सिर्फ एक ही है, दिल्ली, इसलिए दिल्ली लगाया। समझ गए? हाँ यस सर। वैसे सॉल्व करने पे तो 1/√3 आया। तो वंस अगेन इंक्लाइन प्लेन एज्यूम करो और सॉल्व कर दो। चलो अगला क्वेश्चन। तो इस वाले का सर मेरा ये बॉम्बे आया है, और बॉम्बे तो है आंसर इसका। सर दिल्ली आया, क्योंकि हाँ फिर अपन अगर दिल्ली आ रही है। नीचे दिल्ली मानेंगे ना। मिनिमम के लिए है, मिनिमम के लिए दिल्ली है, मैक्सिमम के लिए बॉम्बे। अच्छा हाँ हाँ यस सर। ओके सर। समझ गए ना? मैक्सिमम कराना है मतलब इसकी टेंडेंसी ऊपर हो गई, तो फ्रिक्शन इधर आ गया।
एम इधर, समझ गए? फ्रिक्शन हाँ, इधर, नॉर्मल yes, sir. रिएक्शन इधर, मिनिमम में फ्रिक्शन ऊपर, तो बॉम्बे आंसर। बताना तो नहीं, इसको सॉल्व करके दिखाऊं क्या? नो सर। नो सर। 29 हो गया, 30। हाँ, तो जस्ट इक्विलिब्रियम में रखना है हमें, आंसर बीसीडी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। इस सिस्टम का फ्रिक्शन इसके mg से बड़ा होना चाहिए, हाँ, yes, sir. यस सर। तो बीसीडी में आ रहा है। बीसीडी आंसर इसका है ना। 31। Sir, चेन्नई वाला. 31 में एक छोटी सी दिक्कत है, tan थीटा देना चाहिए था, क्योंकि हाँ सर, क्योंकि अपन क्या पाते हैं ना 31 कि- में tan थीटा ही नहीं दिया, हो सकता है दोनों स्लिप कर जाएं। हाँ, वो म्यू के लिए जैसे चेक कर लेते हैं अपन डेल्टा बिल्कुल, से। हाँ, tan थीटा देना चाहिए, क्योंकि 0.3 है, 0.2 है, तो या तो हो सकता है कि म्यू की वैल्यू 0.3 से भी बड़ी, सॉरी, tan थीटा की वैल्यू 0.2 से छोटी हो, तो दोनों इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल हाँ। रिएक्शन 0 आएगा। हम्म, लेकिन अगर 0.3 से बड़ी हुई तो दोनों मूव करने लग गए, yes, 0.3 sir. से 0.2 के बीच में हुई तो एक मूव करेगा, एक नहीं। इतना. बस एक बात हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशंस इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम नहीं कह पा रहे, समझ गए? Yes, sir. यस सर। 0.2 और 0.3 में इसका 0.2 है, इसका 0.3 है, नॉर्मल रिएक्शन पक्का 0 है। हाँ, एक्सीलरेशंस हो भी सकते हैं, हो सकता है दोनों रेस्ट पे हो, पता नहीं. हाँ, लेकिन इसका आंसर QR है, क्योंकि दोनों ही 0 है, Yes, sir. दोनों 0.3 है, तब तो सिमेट्री है, जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो तीसरे का QR और चौथे का आंसर, चौथे का वही आएगा जो पहले का है, Q। हाँ, yes, sir. तो वैसे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, tan थीटा देना चाहिए, तभी हम केसेस बता पाएंगे। सर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कैंडिडेट दिया होता है तो कैसे करते हैं? सारे अपन बेस्ट है तो होते था, हैं हाँ, मतलब जैसे 10 का गिवन होता है जैसे 45 मान लेते हैं। 0.3 है, 0.2 है, tan थीटा 45 है। हाँ। तो देखो, tan थीटा इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, मतलब दोनों इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं, हाँ सर। लेकिन किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, A1 या A2? इवन भी ऐसा हुआ है ना। क्यों? रोकने वाला यहाँ ज्यादा ताकतवर है, यहाँ कम फ्रिक्शन सर है, तो ये मास तेज मास जाने की, नहीं सर, मास तो ज्यादा है मास ना तो M कट के। जाता है यार, ऊपर नीचे कट नहीं अच्छा, जाएगा। पर उसमें तो आएगा ना फ्रिक्शन में। अरे यार, तो वो नीचे M से ही तो डिवाइड करोगे एक्सीलरेशन अच्छा। निकालने में, हाँ सर। M कट नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ लेकिन क्या होगा, इसकी टेंडेंसी तेज जाने की है, ये स्लो है, हाँ लेकिन ये कॉमन बन के जाएंगे, बिल्कुल सर, बनती तो नहीं। फिर दोनों का एक्सीलरेशन बराबर आएगा, A1 और A2, और नॉर्मल रिएक्शन पक्का 0 होगा, और सॉरी, सर नॉन जीरो। दोनों ही कम होते हैं 10 से अगर नहीं, दोनों ही ज्यादा कम होते, जैसे मान लो tan थीटा होता 0.1, हाँ। तो ये अपने आप में इक्विलिब्रियम में है, ये अपने आप में इक्विलिब्रियम में, जब ये हिले ही नहीं तो टकराएंगे कहाँ एक दूसरे से, ठीक ठीक है। ठीक है। हम्म। 32 बताना है, एक कोई ले लेता हूं। 37 डिग्री कितना है, 100 का 37, तो ये हमने 80 लगाया, ये हमने 60 लगाया, ठीक है, यस सर। ये ब्लॉक है। अब हमें बाकी चीजें देखनी है, तो इस पे एक mg 75 है, तो फ्रिक्शन ऊपर आएगा। Yes, sir. अब f की वैल्यू सॉल्व करने पे आई हमारी 15 आई, हाँ. लेकिन f म्यू n से बड़ा होना चाहिए, और म्यू की वैल्यू है 0.1, नॉर्मल रिएक्शन है 80, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई 8। 8 तक लग सकता था, हमें चाहिए 15, हाँ. मतलब पहले केस में इक्विलिब्रियम नहीं है। और फ्रिक्शन ऊपर आया, ये कैसे पता चला, समझ में आ गया? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो टेंडेंसी नीचे जाने की होती, तो फ्रिक्शन Yes, sir. ऊपर। फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करने का तरीका ही बहुत अच्छा है, फ्रिक्शन 0 मान लो और टेंडेंसी देख लो। तो कोई पार्ट इसमें बताना है? नहीं सर. नहीं सर। चलो तो
तो ये क्वेश्चन कर पा रहे थे, ऐसे ही आएंगे बस, तो कोई अलग से और करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, हाँ अब अगला पार्ट है सर्कुलर मोशन का लेक्चर 1 देख लेना। अच्छा है और ज्यादा वो कठिन भी नहीं, लेकिन काम का है। सर्कुलर मोशन लेक्चर 1 एडवांस वाला ही जो है। लेक्चर 2 में मैंने कोरियोलिस वगैरह बताया, तो वो इग्नोर मार दो। सर ये कैनवास पर है। कैनवास पर है, हाँ। उसमें 2 पार्ट में है, एक पार्ट 1 पार्ट 2, सिर्फ पार्ट 1 देखना है, ये देखना। और शीट मैं शेयर करूंगा, तो चाहो तो एडवांस वाली शीट कर लो, बहुत अंतर तो है नहीं मेंस एडवांस में, एडवांस वाली कर लो, बाद का टाइम बच जाएगा तुम्हारा। पूरी कर लेना एडवांस वाली। हाँ एडवांस वाली पूरी नहीं, मतलब क्लास क्वेश्चन छोड़ देना। जब लेक्चर देखोगे ना तो इसमें क्लास क्वेश्चन आएंगे। हाँ हाँ जो लेक्चर 1 है ना, इसमें बीच बीच में क्लास क्वेश्चन है, जो मैं शीट में ही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ तो इसके 2 पार्ट है शीट के, ये असाइनमेंट पार्ट है और एक क्लास क्वेश्चन पार्ट है। तो जो क्लास में कराए हैं मैंने यहाँ से कराए हैं, असाइनमेंट में ये करने हैं, तो ये फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जितने दिए फिर बाकी असाइनमेंट कर लो, ठीक है। तो दोनों लेक्चर देखें कि एक ही? एक ही। वैसे पहले ही देखना है, पहले ही देखना है। दूसरे में कोरियोलिस बताया है, जो कि बस थ्योरी के लिए है, उस पर क्वेश्चन आते तो है नहीं, कभी सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। एडवांस में भी नहीं आते। तो कुछ नया बताना था इसलिए बता दिए, है ना। और फ्रिक्शन के लेक्चर नहीं देखना ना? किसके? फ्रिक्शन वाला। फ्रिक्शन वाला लग तो नहीं रहा वैसे, तुम लोग अगर ये कर पाए तो काम हो गया तुम्हारा। हाँ सर बन गए थे। बन गए थे तो जरूरत नहीं है, एटलीस्ट मेंस के लिए जरूरत नहीं है, बाद में देख लेना जब टाइम मिले तो। सर्कुलर ऐसा है कि बच्चे भूल सा जाते हैं सर्कुलर मोशन, तो इसलिए इसका लेक्चर मैंने बनाया था, ठीक है। सर हाँ रिलेटिव मोशन वाली आपने वीडियो दी थी ना, जो एडवांस हाँ, वाली देखनी थी, हाँ। उसमें जो आपने क्लास क्वेश्चन आप बता रहे थे, नीचे जो शीट का लिंक था उससे मैच नहीं कर रहे थे क्वेश्चंस। ऐसा है क्या? उस शीट में सबसे नीचे क्लास क्वेश्चंस हेडिंग। क्लास क्वेश्चन अलग से थे उसमें। अच्छा सर मैंने देखा नहीं वो। हाँ क्लास क्वेश्चन अलग से थे, और उसमें सिर्फ क्लास क्वेश्चन ही कर लो, इनफ है। अच्छा ठीक रिलेटिव है, मोशन में शीट करने की जरूरत नहीं अभी, ओके सर। ठीक है। और सर एक आपने एग्जांपल करवाया था, बाइसिकल मूव कर रहा था, तो हाँ। उसमें आपने दिया था कि विंड अपीयर्स टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, तो सर इसमें आपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं लिया, आपने साइक्लिस्ट के एपियर्स फॉर साइक्लिस्ट, विंड एपियर्स, अंग्रेजी देखो, टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ क्या है, इसका मतलब नॉर्थ से आ रही है। हाँ। और ये साइक्लिस्ट को एपियर हो रही है, मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट है। अच्छा सर, और अगर तो ये एपियर्स वर्ड हटा देते, ये हटा देते, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ऐसा लिखा होता। ओके सर, ठीक है। हाँ। और सर एक इसके पहले वाला ही एक क्वेश्चन था, एक वेज था और उसमें 5 kg का वो मास था, वो स्लिप हो रहा था, तो आपने बोला था कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा कि वो 4 J कैप मूव हो रहा है, मतलब सीधे। वेज था? हाँ सर वेज था, वो ऐसा टिल्टेड था साइड से भी। ऐसे? हाँ ऐसा था। हाँ अब बताओ क्या है इसमें। तो इधर राइट साइड वाले पे एक ब्लॉक रखा था, हाँ ये 4 J कैप से ऐसा अपीयर कर रहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि ऊपर जा रहा है, मतलब 4 J कैप के उसमें जा रहा था। हाँ। तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब हमें ऐसा अपीयर होगा या? हाँ 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 हो सकता है, देखो हो सकता है ये इधर जा रहा हो इसके फ्रेम में, और ये इधर जा रहा हो। सोचो, ये इसकी वेलोसिटी और ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा होगा शायद। सोचो। ओके सर, फील नहीं आ पा रहा था वो कैसे सीधे जाएगा। अरे ऐसे बना के देख लिया करो ना। देखो अभी ये फिगर इधर है ना, हाँ। ये ब्लॉक इधर है। कुछ देर का फिगर मैं बनाता हूं ब्लू कलर से, है ना। हाँ। लो अब सोचो। अच्छा ठीक है सर, आ गया। समझ गए? हाँ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट यहां होता। सोचो अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता तो यहां होता हॉरिजॉन्टली बगल में। हाँ, तो हाँ। ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज है,
यस ये सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक। हाँ, चलो हैंड्स प्रूव्ड हो गया। यस सर। चलो तो सर्कुलर मोशन का वीडियो देख लो और साथ में जो लेक्चर कैनवास पे है उस पे जो शीट है उसी को कर लेना, यस सर। है ना। सर्कुलर मोशन लेक्चर और शीट। सर हाँ सर जब आपने ड्रिफ्ट वाले में जीरो ड्रिफ्ट एक वाला मिनट केस एक मिनट, हाँ हाँ जीरो ड्रिफ्ट वाला केस लिया था। हाँ तो सर उसमें आपने दो वो बताए थे कि मतलब अगर वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काट देगा तो जीरो ड्रिफ्ट हो जाएगी, वरना मिनिमम ड्रिफ्ट देखेंगे। बिल्कुल सही था। हाँ जैसे ये 6 तो होता सर ये 3 होता, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तब तो जीरो ड्रिफ्ट का केस आ सकता है 60 डिग्री पे। सोचो सर मेरे को एक्चुअली ड्रिफ्ट की डेफिनेशन में डाउट हो रहा है कि मतलब जो हाँ जहाँ वो हाँ एक मिनट बिल्कुल बिल्कुल सही, मैंने डेफिनेशन क्लास में बोली भी थी कि ड्रिफ्ट एक्चुअली ड्रिफ्ट तो लॉजिकली ये है कि कहाँ जाना चाहता है और कहाँ गया, ड्रिफ्ट ये है, हाँ तो इसमें रियलिटी भी है। फिर हाँ हाँ सुनो तो हम जो ड्रिफ्ट निकालते थे क्लास में वो ये वाली निकालते थे, तो अपोजिट बैंक पे, तो इसको जीरो ड्रिफ्ट की जगह बेहतर है हम कहें कि इसको अपोजिट बैंक पे जाना है। ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट बैंक पे जाना है, तो क्या करें, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मूव करना है। हाँ ठीक है, तो जीरो मतलब ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट बिल्कुल तो मिसलीडिंग है। हमेशा ड्रिफ्ट कुछ तो आएगी ना वैसे अगर बिल्कुल लॉजिकली। हमेशा कहा जाए ये वाली ड्रिफ्ट हमेशा वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम है, सोच लो। हाँ क्लियर। ये कैसे सीधा? सीधा कैसे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ही होता। पैरेललोग्राम कंप्लीट करके सोच लो, ऐसा बनता। हाँ हाँ। तो यही तो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे जा रहा था, रिवर जुड़ गई तो चला गया ऐसे, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर है ना। हाँ यस सर। और सभी में टाइम का मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे ही तो स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ। हाँ। और कुछ। सर कल आपकी क्लास है ना? कल क्लास है, सर्कुलर कर लोगे कल तक। तो एक्चुअली मैथ्स में भी कर शीट लेंगे हो सर। जाती है और केमिस्ट्री का भी। क्योंकि पता नहीं सर्कुलर, क्योंकि लेक्चर भी देखना और फिर शीट भी करनी है ना। थोड़ा सा लेक्चर है वैसे, 1 घंटे 10 मिनट का है। लेक्चर देख लेंगे। दूसरा पार्ट भी शीट तो है। कितनी बड़ी है? शीट तो 30-35 क्वेश्चन होंगे, एडवांस की शीट है वो तो। सर थोड़ा टाइम दे दीजिए। चलो तो कर एक काम लें। करते हैं, परसों परसों वैसे भी एडवांस दोनों एक साथ ही डिस्कशन हो जाएगा। परसों उनका भी यही सेम चल रहा है, सेम दिया सर्कुलर मोशन है, तो उनके में भी सर्कुलर मोशन परसों आएगा। टेस्ट तो है ना? परसों टेस्ट है। परसों टेस्ट है। हाँ यस तो सर। कल छुट्टी है। यस सर। अभी तो हाँ। टेस्ट हुआ था कल परसों, सर टेस्ट टाइम हुआ टेबल था। में दिया है। तो जल्दी टेस्ट आ गया, शिफ्ट ऐसे कर कैसे दो। हो गया। नहीं नहीं नहीं, शिफ्ट कर दो। नहीं से सही आती है। तो शाम को कर लेंगे कल। हाँ हाँ शाम को हाँ ठीक है। तो टेस्ट, अगर परसों टेस्ट है तो कल क्लास नहीं होगी ना तुम्हारी कोई सी भी। बिल्कुल हाँ, नहीं सर, बोल देना हाँ सर, तो किसी को पता नहीं हो तो। कल शाम को कर लेंगे। हाँ ठीक है। कल शाम सर को बोल डिस्कस, देना सर, किसी को पता नहीं हो टेस्ट है कि नहीं। वो तो टाइम टेबल में लिखा है तो टेस्ट है यार। सर वगैरह को मतलब ट्राई सर को सर के पास भी टाइम टेबल है, पता होगा। लेकिन इतने जल्दी आ गया टेस्ट 6 के बाद 12 है क्या? 12। हाँ 12 आज तो से मेरे ही को खुद ही पता लगा सर। सही है, सही है टेस्ट है। ठीक है, तो कल शाम को कर लेंगे अपन, है ना। यस सर। सर्कुलर मोशन की शीट कल शाम को डिस्कस हो जाएगी। चलो बच्चों, तो बाय बाय। बाय सर। बाय सर। ठीक है, वैसे क्लास में इनफ क्वेश्चन कराए हैं मैंने, क्लास में मतलब क्वेश्चन इतने हैं कि काम उतने में ही चल जाएगा। यस सर। ठीक, सर ये एडवांस के लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं क्या? नहीं पहले तो बना रखे हैं। हाँ बना रखे हैं। हाँ तो फिर से क्यों रिपीट करो, क्वेश्चन समझ लो, लेक्चर बस बहुत है। ठीक है सर। चलो बाय बच्चों। बाय सर। बाय सर। बाय बाय, कल शाम को